चलिए आज जीवन के उस कोड को डिकोड करते हैं जो सभी जीवित चीजों की निर्देश पुस्तिका है, यानी द कोड ऑफ लाइफ। कभी सोचा है कि किसी की आंखें माँ जैसी और मुस्कान पिता जैसी क्यों होती है? इसका जवाब पता है कहाँ है? एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस में जो हम सबको पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ता है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले द कोड ऑफ लाइफ, फिर इनहेरिटेड और अक्वायर्ड ट्रेट्स में फ़र्क समझेंगे, उसके बाद मेंडल के दिलचस्प नियमों को जानेंगे, फिर द क्रोमोसोम कॉइन टॉस की बात करेंगे और देखेंगे कि प्रकृति अपने विजेताओं को कैसे चुनती है, और आखिर में द एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, द कोड ऑफ लाइफ। यहाँ हम दो बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी, आसान भाषा में कहें तो वो वजह है जिससे परिवार में शक्ल सूरत मिलती जुलती है। ये बायोलॉजिकल तरीके से गुणों का, जैसे आंखों का रंग या ब्लड ग्रुप का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना है। और दूसरी तरफ है वेरिएशन। इसी की वजह से हम सब एक दूसरे से अलग यानी यूनिक दिखते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे डीएनए की कॉपी होते वक्त कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जो हम सब में थोड़ा बहुत फर्क ले आती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इनहेरिटेड बनाम अक्वायर्ड ट्रेट्स। यहाँ सवाल ये है कि अगली पीढ़ी तक असल में जाता क्या है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि जो हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट में लिखा है और जो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं या बनाते हैं, उन दोनों में एक बड़ा फ़र्क है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जिंदगी में जीते हुए मेडल्स वो अक्वायर्ड हैं, पर जो टैलेंट है वो इनहेरिटेड हो सकता है। मतलब अगर कोई जिम जाकर जबरदस्त मसल्स बना ले तो जरूरी नहीं कि उसका बच्चा भी वैसी ही मसल्स के साथ पैदा हो। लेकिन हाँ, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो ये मुमकिन है कि बच्चे को भी वही जीन मिले। तो सवाल ये उठता है कि ये इनहेरिटेंस, ये विरासत काम कैसे करती है? इसका जवाब हमें दिया ग्रेगम मेंडल ने, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और उन्होंने ये सब पता लगाया मटर के पौधों पर कुछ कमाल के एक्सपेरिमेंट्स करके। देखिए, मेंडल का एक्सपेरिमेंट कितना सरल लेकिन कितना शानदार था। उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया। पहली पीढ़ी यानी F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे लंबे हुए। ऐसा लगा जैसे बौनापन तो गायब ही हो गया। लेकिन जब इन F1 पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में बौनापन फिर से लौट आया। और जो नतीजा आया वो बहुत ही साफ था। F2 जनरेशन में हर एक बौने पौधे के मुकाबले 3 लंबे पौधे थे, मतलब एकदम सटीक 3:1 का रेशियो। और इसी से हमें मिलता है द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब है कि जब दो अलग अलग ट्रेट्स एक साथ आते हैं तो एक, जिसे हम डोमिनेंट कहते हैं, वो दूसरे यानी रिसेसिव ट्रेट को छिपा देता है या उस पर हावी हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लंबेपन ने बौनेपन को छिपा दिया था। अच्छा, ये जो जेनेटिक नियम हैं, ये क्रोमोसोम्स नाम की चीज़ों पर लिखे होते हैं और ये क्रोमोसोम्स ये भी तय करते हैं कि बायोलॉजिकल सेक्स क्या होगा। तो चलिए इस क्रोमोसोम कॉइन टॉस को समझते हैं। देखिए, हम इंसानों में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 22 जोड़े तो कहलाते हैं ऑटोसोम्स, जो शरीर के बाकी गुण तय करते हैं। लेकिन जो एक आखिरी जोड़ा है वो है सेक्स क्रोमोसोम्स। महिलाओं में ये दोनों X होते हैं, XX, और पुरुषों में एक X और एक Y, XY। कमाल की बात है ना कि सिर्फ ये एक जोड़ा ही कितना कुछ तय कर देता है। तो ये पूरा खेल कैसे होता है? देखिए, माँ की तरफ से तो हमेशा एक X क्रोमोसोम ही आता है। अब पिता के स्पर्म में या तो X हो सकता है या Y। अगर X वाला स्पर्म एग से मिलता है तो XX यानी लड़की होती है, और अगर Y वाला स्पर्म मिलता है तो XY यानी लड़का। तो बच्चे का सेक्स असल में पिता की तरफ से आने वाले क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि लाखों सालों में ये छोटे छोटे जेनेटिक नियम कैसे एवोल्यूशन के एक बड़े प्रोसेस को चलाते हैं। बात करते हैं कि कैसे प्रकृति अपने विनर्स को चुनती है। इवोल्यूशन का मतलब है कि लाखों करोड़ों सालों में जीवों में धीरे धीरे बदलाव आना, जिससे कभी कभी तो पूरी की पूरी नई प्रजातियां बन जाती हैं। और ये कोई अंदाजे से होने वाला प्रोसेस नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म काम करता है, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कुछ बीटल हैं जिनमें ज्यादातर हरे हैं और कुछ भूरे।
अब चिड़ियों को हरे बीटल आसानी से दिख जाते हैं और वो उन्हें खा लेती हैं, लेकिन भूरे बीटल पत्तों में छिप जाते हैं और बच जाते हैं। अब क्या होगा? जो भूरे बीटल बचे वो आधे बच्चे पैदा करेंगे और अपने भूरे रंग वाली जीन अगली पीढ़ी को देंगे। धीरे धीरे उस आबादी में भूरे बीटल की संख्या बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। माहौल ने सिलेक्ट किया कि कौन सा ट्रेट जिंदा रहने के लिए बेहतर है। अब सोचिए, अगर यही नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस भौगोलिक रुकावट के साथ मिल जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कि एक नदी की वजह से बीटल्स की आबादी 2 हिस्सों में बंट जाती है। हजारों लाखों सालों में दोनों तरफ के ग्रुप्स में इतने बदलाव आ जाएंगे कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, इतना अलग कि वो आपस में बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगे, और बस बन गई 2 नई प्रजातियां। इसी को स्पीसिएशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता कि ये सब सच में हुआ है? वही इसके सबूत हमारे चारों तरफ हैं, पत्थरों में दबे हुए, और यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी। सबसे बड़ा सबूत है फॉसिल्स, यानी जीवाश्म। ये चट्टानों में मिले पुराने जीवों के अवशेष हैं। ये एक तरह से धरती की हिस्ट्री बुक के पढ़ने हैं। जितनी गहरी परत में फॉसिल मिलता है वो उतना ही पुराना होता है, और ये हमें दिखाते हैं कि कैसे जिंदगी सरल जीवों से शुरू होकर धीरे धीरे और जटिल होती गई। सबूत सिर्फ फॉसिल्स में ही नहीं, बल्कि आज के जिंदा जीवों की बनावट में भी मिलते हैं। और यहाँ हमें 2 तरह के ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, होमोलॉगस और एनालॉगस। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर तो एक जैसा है पर काम अलग अलग है, जैसे इंसान का हाथ और व्हेल का फ्लिपर। दोनों में हड्डियां एक जैसी हैं, जो बताती हैं कि हमारे पूर्वज कभी एक ही थे। वहीं दूसरी तरफ एनालॉगस ऑर्गन्स वो हैं जिनका काम तो एक जैसा है पर स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग, जैसे पक्षी का पंख और किसी कीड़े का पंख। दोनों उड़ने के काम आते हैं पर बने बिल्कुल अलग अलग चीज़ों से हैं। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग प्रजातियां एक ही तरह की चुनौती का अलग अलग समाधान निकालती हैं। तो सोचिए जरा, छोटे छोटे बदलाव और लाखों सालों तक चलने वाला सिलेक्शन का दबाव, अगर ये मिलकर जिंदगी का इतना बड़ा पेड़ बना सकते हैं, तो ये हमारे बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि एक छोटे से इनहेरिटेड ट्रेट से लेकर एवोल्यूशन की इस विशाल कहानी तक सब कुछ एक ही कोड, द कोड ऑफ लाइफ में लिखा है। और ये हमें याद दिलाता है कि हम सब इस धरती पर जिंदगी के इस बड़े से ताने बाने का हिस्सा है।